नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी, आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे दिल की। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों से डॉक्टर भी हैरान हैं। हैरानी इस बात को लेकर भी है कि कैसे कम उम्र में यह खतरा जिंदगियों तक पहुंच गया है। लेकिन अब गर्मी भी दिल के दौरे की वजह बन सकती है। तेज धूप का साइड इफेक्ट हमारे दिलों पर असर डाल सकता है। ऐसे में सवाल है कि गर्मी की तपिश से दिल की रक्षा कैसे की जाए। तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। शायरी की किताबों में दिल के हिस्से भले हजारों काम हों, लेकिन असल जिंदगी में दिल का मामला जरा नाजुक है। हमारे जिस्म में दिल केवल धड़कता नहीं है, बल्कि उसकी धड़कनें हमारी रगों में जिंदगी बनकर दौड़ती हैं। हमारा आपका दिल बेवक्त दगा न दे जाए, इसके लिए डॉक्टर दिल का ख्याल रखने की सलाह देते हैं। टेंशन से लेकर हमारी जिंदगी की आपाधापी तक ऐसे न जाने कितने मसले हैं जो दिल के दुश्मन हैं। लेकिन गर्मी भी दिल के लिए जानलेवा हो सकती है। ये बात कुछ ज्यादा ही परेशान करने वाली है। गर्मी के मौसम में जो आपका हार्ट है वो ज़्यादा पंप करता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है पसीना होने से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उसकी वजह से ऐसे बहुत से लोग जिनको हार्ट की बीमारी है, कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स हैं, एंजाइना के हैं, चेस्ट पेन के हैं, हाइपरटेंशन के हैं या डायबिटीज लोग हैं, इन लोगों को दिक्कतें बढ़ जाती हैं बिकॉज हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती है जितना उसको पंप करना पड़ता है। तो ऐसे केस में जो हार्ट के अंदर एरिथमियाज है, जिसमें हार्ट की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या हार्ट फेलियर की संभावना बढ़ जाना, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाना, ऐसी समस्याएं आ सकती हैं या शॉक जैसी समस्याएं आ सकती हैं। मई जून में गर्मी के पारे का 45 डिग्री तक चढ़ जाना आम बात है, लेकिन इन तपते दिनों का हार्ट अटैक की वजह बन जाना चिंता की बात है। तमाम मेडिकल रिसर्च बताती है कि गर्मी के दिन केवल शरीर के लिए मुश्किल भरे नहीं होते, बल्कि गर्मी की दुश्वारियों का सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है। गर्मी में जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा तेज होना चाहिए, जिससे हमारा टेम्परेचर बॉडी का कंट्रोल हो सके। तो ऐसे केस में हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है और बहुत बार ऐसा होता है हार्ट पे लोड बढ़ सकता है। तो ये गर्मी में एक समस्या हार्ट के लिए ये हो सकती है। नंबर 2, जब भी गर्मी बढ़ती है तो गर्मी बढ़ने से जो हमारा बहुत सारा पसीना बाहर निकलता है, अगर हमने खूब सारे तरल पदार्थों का सेवन नहीं किया तो हम लोगों का डिहाइड्रेशन हो सकता है, उससे लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। उस केस में भी हार्ट को ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है और बहुत बार हार्ट फेलियर जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। दिल के मरीजों के लिए बदलते मौसम का हर पड़ाव मुश्किल होता है, लेकिन गर्मी का मौसम चुपचाप सीधे दिल पर वार करता है। बेहद साधारण सा दिखने वाला हीट स्ट्रोक दिल के दौरे की वजह बन सकता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि गर्मी के मौसम में ऐसी क्या सावधानी बरती जाए जो दिल सलामत रहे। जब भी किसी को लू लगती है या टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो उस केस में भी बहुत सारे लोगों को टैकेरिथमियाज हो सकते हैं। मतलब उसमें उनका हार्ट की जो गति है, जो हार्ट की गति तेज हो सकती है, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको हार्ट की पहले से पेशेंट्स हैं या जिनको एंजाइना है या जिनको एमआई हो चुका है, पहले से एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उन लोगों को भी गर्मी में दिक्कतें हो सकती हैं। उनकी जो बीमारी है वो बिगड़ सकती है। इसलिए गर्मी में अपना खास ख्याल रखें। कहते हैं दिल का ख्याल रखने के लिए दिल की सुनना जरूरी है। हमारा दिल हमें क्या संकेत दे रहा है या फिर दिल में उठने वाला दर्द हमसे क्या कहना चाह रहा है, ये भी सुनना जरूरी है। साथ ही दिल का ख्याल भी उतना ही जरूरी है। जाहिर है हम दिल का जितना ख्याल रखेंगे दिल की उम्र भी उतनी लंबी होगी।
खूब सारा तरल पदार्थों का सेवन करें। मतलब पानी है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, शिकंजी है, छाछ है, बटर मिल्क है, इन सब का खूब सारा सेवन करने से आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। नंबर 2, नमक का नियंत्रण करें। अगर आप बाहर बहुत जा रहे हैं, बहुत सारा आपका वाटर लॉस हो रहा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस होता है, तो नमक का सेवन आपको बढ़ाना पड़ सकता है। घर में या जो बाहर जब भी आप होते हैं तो उस समय कोशिश करें, खूब सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनको हमारे पत्तेदार सब्जियां बोलते हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, इन सब का खूब सारा सेवन करें। कैफीन, अल्कोहल की मात्रा कम करनी चाहिए। दिल का मामला नाजुक होता है, लेकिन गर्मी दिल के इस मामले को और ज्यादा नाजुक बना सकती है। लिहाजा जरूरी है कि दिल की बातें दिल से ज्यादा दिमाग से सुनी जाएं। दिल के मामलों में डॉक्टर्स की सलाह ली जाए और दिल का ख्याल अपनी रूटीन का हिस्सा समझा जाए, तभी हमारा दिल सलामत रहेगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल सलामत रहे, दिल तंदुरुस्त रहे, यही जानने समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम ये कर सकते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, जो कि एचओडी हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के मैक्स हॉस्पिटल से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर गोरंग जोशी हैं, आयुर्वेदाचार्य, बहुत बहुत स्वागत है जोशी जी आपका भी। ईशी खोसला हमारे साथ मौजूद हैं, आहार विशेषज्ञ। ईशी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मिकी मेहता, जो कि एम्बेसडर हैं फिट इंडिया मूवमेंट एंड हेल्थ कोच, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा डॉक्टर मनोज कुमार का। डॉक्टर साहब, थीम है गर्मी का हार्ट अटैक से क्या कनेक्शन है, दिल से क्या कनेक्शन है, तो हम यही सबसे पहले आपसे समझेंगे कि गर्मी हमारे दिल पर कैसे असर डालती है, कैसे उसे प्रभावित करती है। जी आनंद जी, जैसा आपकी रिपोर्ट में भी बताया कि जब टेम्परेचर एनवायरनमेंट का बढ़ता है तो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है, जो अंदर का टेम्परेचर है, वो भी बढ़ता है। उसको कम करने के लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म है कि आप दो तरीके से, एक रेडिएशन और जो आप स्वेट निकालते हैं, जो पसीना निकलता है, उसके इवेपोरेशन से बॉडी ठंडी होती है। तो जब आपका टेम्परेचर जब बढ़ता है, एक बार अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया टेम्परेचर एनवायरनमेंट का हॉट क्लाइमेट में, तो क्या होता है कि आपकी जो हार्ट है उसको करीब करीब 2 से 4 गुना ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है, ब्लड आपकी बॉडी को कूल रखने के लिए। तो जो बॉडी की जो कूलिंग मैकेनिज्म है, उसके लिए कार्डियक आउटपुट या हार्ट की जो पंपिंग है वो 2 से 4 गुना बढ़ जाती है। तो अगर ऑलरेडी अगर आपका हार्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, हार्ट फंक्शन कम है, या आपको कोई ब्लॉकेज है आर्टरी में, तो वो वहां पे आपका हार्ट जो है नाकामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते हैं। खास करके ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स, जैसे देखिए कार्डियक प्रोटेक्शन वाली जो दवाइयां हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो बहुत ही अच्छी दवा होती है हार्ट के मरीजों के लिए। लेकिन जो लोग इस पे हैं, जो बीटा ब्लॉकर्स खा रहे हैं या जो पेशाब के लिए गोली खाते हैं, उसको डायरेटिक्स बोलते हैं, इन दोनों दवाइयों पे जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये जो थर्मो रेगुलेटरी या टेम्परेचर रेगुलेशन का जो हमारा बॉडी मैकेनिज्म है, वो और खराब हो जाता है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स हार्ट को स्लो करता है। हार्ट को स्लो करने की वजह से हार्ट की पंपिंग आप उस लेवल तक नहीं ला पाते हैं जहां तक कि आपकी बॉडी कूल हो सके। तो इस तरह की दवाइयां जो लोग हैं जो पहले से खा रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स या डायरेटिक्स में क्या होता है कि आपका फ्लूइड लॉस होता है, बॉडी से पानी निकलता है, साथ में इसके साथ सॉल्ट भी, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें निकलती हैं। और इसके एवज में हमारे बॉडी में कुछ और हार्मोन्स निकलते हैं जो स्ट्रेस के वजह से रिलीज होते हैं। उसकी वजह से प्लाक रप्चर, या जिस तरीके से जो धमनियों में जो कॉर्नरीज आर्टरीज होती है, जो हार्ट को सप्लाई करती है, उसकी दीवारों में जो चिपकी हुई जो बसा होती है, वो रप्चर हो जाती है और ब्लड के साथ मिलकर क्लॉट बनाती है। ये एक पॉसिबल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जब हीट बढ़ता है और हॉट वेदर या हीट स्ट्रोक जब भी चलते हैं, तो इस तरह के हार्ट के केसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने पूरे विस्तार से समझाया कि कैसे गर्मी हमारे दिल को प्रभावित करती है और कैसे इसका हार्ट अटैक से कनेक्शन जुड़ता है, ये हमने विस्तार से समझा। अब कुछ संकेत होते हैं, कहते हैं कि दिल संकेत देता है, दिल की अपनी भाषा होती है, उसमें जो पहला संकेत होता है वो है थकान का। तो डॉक्टर गुरंग से मैं यहां पे जानना चाहूंगा कि ये थकान गर्मी की है, ये थकान दिल की है, दिल की वजह से है, इसका अंतर कैसे किया जाए? क्योंकि थकान तो थकान है, आदमी ये सोचता है फटीग हो रही है, आदमी ये सोचता है कि पसीना निकला इसलिए मुझे थकावट हो रही है, लेकिन ये दिल वाली थकान है या ये गर्मी वाली थकान है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छा। जैसे ही डॉक्टर मनोज जी ने बताया कि जैसे कि गर्मी की सीजन है, तो गर्मी की सीजन की वजह से ऑलरेडी
हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो ऑलरेडी लो होता है। और पर्टिकुलरली आयुर्वेद में कोई भी चीज के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर जो कि निदान बताया गया है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारे डेली डे टू डे रूटीन में हम लोग करते ही है। जैसे कि एक पर्टिकुलरली ऋतुचर्या आयुर्वेद में बताई गई है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु अभी जो समर चल रहा है, तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में हमें एक डाइट और लाइफस्टाइल का एक प्रबंधन करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि बहुत सारे लोगों की बहुत बिजी लाइफस्टाइल है और खाने पीने की भी उनकी जो आदत है वो बहुत ही बुरी होती है। जैसे कि स्पाइसी फूड खाना, जंक फूड खाना, हेवी फूड खाना, और उसके साथ स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होती है। तो जी ये सब चीज बहुत कॉमन होती है। उसकी वजह से आयुर्वेद में ये उसको पॉजिटिव फैक्टर्स बताए गए हैं। उसके साथ अगर ये आपकी लाइफस्टाइल रहती है, स्ट्रेसफुल कंडीशन आपकी रहती है, पर्टिकुलरली यंगस्टर में आजकल बहुत ही कॉमन है और देर रात तक वो जगते हैं, तो उसी वजह से उनको लगता है कि मुझे जो थकान लगती है तो मेरा ये ओवर जो भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या मैं देर रात तक जगता हूँ उसकी वजह से। लेकिन ये एक्चुअली उनकी गलत फहमी है, क्योंकि बहुत सारे अभी इंसिडेंट्स हुए कि यंगस्टर क्रिकेट खेलते हैं या कोई स्पोर्ट्स या जिम में, तब उसको दिल का दौरा होता है और वो तुरंत एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे घटनाएं यहाँ पे भी हुई है। तो आयुर्वेद में ये जो थकान, जो फटीग जो बताई गई है पर्टिकुलरली, तो ये दिल के दौरे से संबंधित हमें डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। पर्टिकुलरली कोविड के बाद अभी ये जो इंसिडेंट्स बहुत जी बढ़ डॉक्टर रहे साहब, हैं। यही और लोगों के जहन में सवाल है कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। क्या दोनों थकानों में अंतर होता है? क्या संकेतों में अंतर होता है? क्या सिम्टम्स में अंतर होता है? कई बार हमने ऐसा देखा है कि कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं। जी ऐसे 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 जो मरीज हमने देखे हैं कि जिसको कुछ भी फील नहीं हो रहा है, एकदम यंग होते हैं और एकदम सडन उसको कार्डियक अरेस्ट आती है। तो हमें डिफरेंशिएट तो डेफिनेटली करना चाहिए कि अगर आपको थोड़ी सी भी थकान लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप पर्टिकुलरली कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, आपका ईसीजी निकलवाना चाहिए, क्योंकि कई बार एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, कोई जी कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं और सडन डेथ होती है। और पर्टिकुलरली मैंने बोला कि इसमें आयुर्वेद में बताया गया है कि जो दोष हमारे जो प्राण वायु है, व्यान वायु है, साधक पित्त, अवलंबक कफ, ये सारे जो हमारे दोष है उसके उसमें इम्बेलेंस होता है और वो हमारे रस धातु यानी जो प्लाज्मा है उसकी इम्प्योरिटी करता है। और प्लाज्मा इम्प्योरिटी जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस का एक मेन कारण होता है। तो कई बार तो एसिम्टोमेटिक ही दिखे जाते हैं, हमें जी पता नहीं लगता है कि ये सडन अटैक कैसे आया, सडन कार्डियक अरेस्ट कैसे हुआ, और एकदम यंगस्टर लोग जो आज जिसकी मृत्यु हो रही है, तो जी उसको डिफरेंशिएट करने आपको अगर हल्का सा भी थकान लगे या थोड़ी अनयूजुअल आपको फीलिंग लगे तो आपको तुरंत अपने चिकित्सक या अपने डॉक्टर को संपर्क करना है, बहुत बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण बात तो डॉक्टर जोशी आपने यहां पर बोली है कि थकान को पहचाने, और अगर आपको लगता है कि ये थकान नॉर्मल नहीं है, फटीग कुछ ज्यादा है, तो सीधे आप हार्ट स्पेशलिस्ट का रुख करें, डॉक्टर के संपर्क में आए और उसके बाद अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय कर सकते हैं और बिल्कुल श्योर आप हो सकते हैं। मैं सीधे यहां पर मिकी मेहता जी का रुख करना चाहूंगा, जो कि एम्बेसडर हैं फिट इंडिया मूवमेंट के। मिकी जी, लोग अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, तमाम चीजें हैं सुबह सुबह के टाइम में जो लोग करते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में फंडा थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे डॉक्टर मनोज ने हमें बताया कि हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है बॉडी टेम्परेचर को न्यूट्रल करने के लिए। अगर उस कंडीशन में कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है तो स्थिति उसके लिए ज्यादा विपरीत हो सकती है। ऐसे में एक्सरसाइज भी करते रहें और हार्ट पर प्रेशर भी ना पड़े, वो कौन सा तरीका हो सकता है? तो गर्मी में सूक्ष्म प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम करनी चाहिए, जी जिससे हमारा जो तनाव होता है, मानसिक तनाव, भावक तनाव और भौतिक तनाव विसर्जित हो जाता है। जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, जैसे हम स्ट्रेचिंग करते हैं, तो सारे तनाव विसर्जित हो जाते हैं, फिजिकल से लेके मेंटल तक। वहां शांति हो जाती है, एक रिलीज सा हो जाता है और ईज आ जाती है। तापमान भी, अंदर का तापमान संतुलित हो जाता है। अगर उसके साथ साथ अगर हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग पे ध्यान दें तो हम बॉडी को कूल कर सकते हैं। जी अगर हम शवासन करें या ध्यान करें, उससे भी हमारा कोर टेम्परेचर नीचे आ सकता है, बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन है वो नीचे आ सकती है, जी एसिडिटी कम हो सकती है और जो बॉडी हमारा सिकोड़ जाता है वो रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने से हार्ट पे से तनाव पहले निकल जाता है और चांसेस ऑफ हार्ट अटैक डिमिनिश हो जाते हैं। जैसे कि पीने के पदार्थ में अगर नींबू हुआ, विटामिन सी, नींबू के साथ सेंधा नमक, उसके साथ अगर देशी गुड़ ये लिया जाए तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे अच्छा काम आ सकता है।
उसके साथ साथ हम नारियल पानी भी ले सकते हैं। नारियल पानी में भी हम थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा नींबू डाल के उसकी भी शिकंजी बना सकते हैं, तो उससे भी बॉडी का तापमान नीचे आ सकता है। और दिन में 2-4 ठंडे पानी के स्नान करने से भी बॉडी का तापमान नियंत्रण में आ सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो लोग रेगुलर रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, उनके जहन में सवाल आएगा कि गर्मी में हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, और करना चाहिए तो उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, किस टाइम फ्रेम में रखें, क्या उसको धूप निकलने से पहले ही कर लिया जाए और कब स्टॉप कर देना है, मतलब अगर कुछ फील करते हैं तो कब स्टॉप कर देना है? डॉक्टर मिकी मेहता, आपसे सवाल है। हाँ, तो सबसे पहली बात कि ये अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। ये सुबह 10-11 बजे के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या तो फिर और सूक्ष्म प्राणायाम करना हो तो शाम को 5:30-6 बजे। धूप निकलने के बाद इसकी एग्जॉस्शन और ज्यादा पसीना नहीं निकलना चाहिए। और जो कैपेसिटी आप 45 मिनट की होती है नॉर्मली, वो आप 20 मिनट पे लेके आए, 50% कैपेसिटी में लेके आए। तो तनाव के प्रति अगर सजगता एक बार आ जाए तो आपको पता चलेगा जब तनाव आता है और तनाव बढ़ता है। और जब तनाव जब भी बढ़ता है, आप सिर्फ इतना ही करेंगे, अगर बेसिन के पास जाके, कोई भी नल के पास 30-40 बार ठंडा पानी मुंह पे और सिर पे मारेंगे, उससे भी आपका तनाव घट जाएगा और आपके दिल पे से, हार्ट पे से तनाव कम हो जाएगा और चांसेस ऑफ हार्ट अटैक और सीजर बिल्कुल कम हो जाएंगे। अगर आप धूप में ज्यादा है, छांव में जाके बैठ गए, आंखें बंद करके सिर्फ 5 मिनट संतुलित हो जाए, एक बार इरेटिक और स्टैगर्ड ब्रीदिंग, जो रेसिंग हार्ट है, रेसिंग ब्रेथ है, उसको काम डाउन करके कर दे एक बार, तो उससे भी तनाव हट जाता है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शीतली और शीतकारी योग में 2 ब्रीदिंग की प्रक्रिया है, जिसमें हम लिप्स को रोल करके सांसें खींचते अंदर, उससे भी हम शीतल हो जाते हैं। जी, ताक पीना तो साहब ने बता ही दिया कि ताक पीना बहुत ही उचित है। जी। शाम को डॉक्टर 5-6 मिकी बजे मेहता, तक। ये जो आप एक्सरसाइजेज बता रहे हैं, ये एक्सरसाइजेज क्या सभी एज ग्रुप्स पर लागू होती हैं? बिल्कुल, सूक्ष्म प्राणायाम बच्चों से लेके बूढ़े तक, हाउसवाइफ्स, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स कर सकते हैं। और ये ऐसी एक्सरसाइज है जो 15-20 मिनट में सिर्फ, अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है, अगर कोई व्यक्ति बीपी का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, अगर किसी को स्टेंट डला हुआ है, तो वो भी कैरी कर सकते हैं? वो भी कर सकता है। बीपी, डायबिटीज और स्टेंट वाले सूक्ष्म प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम अगर करें तो वो उससे दिल या आपका हार्ट उत्तेजित नहीं होता, प्रेशर नियंत्रण में रहता है, इनफैक्ट प्रेशर रिलीज होता है। मैं आता हूं डॉक्टर साहब आपके पास, मैं सीधे रुख करना चाहूंगा डॉक्टर ईशी खोसला का, जो कि आहार विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। और जब बात आती है शरीर की, तो उसका सीधा संबंध हमारे खान पान से भी होता है। और कहते हैं कि जब मौसम बदलता है तो सचेत हो जाना चाहिए, मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। डॉक्टर निशी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो गर्मी का और हार्ट का जो कनेक्शन है, इसमें जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं वो कितना रोल प्ले करती हैं, और वो डाइटरी हैबिट्स को किस रूप में परिवर्तित किया जाए जिससे कि हमारा दिल भी स्वस्थ रहे और हमारा जायका भी बरकरार रहे? जी बिल्कुल आनंद जी, ये सवाल जो है, ये सारी बातें चाहे हार्ट की हैं, चाहे हार्ट अटैक की हैं, चाहे डिहाइड्रेशन की हैं, गर्मी की हैं, इनसे हमारी खान पान का सीधा एक कनेक्शन है। और मैं तो कहूँगी सारी जो बातें हैं, ये अगर हम समझ लें तो हमें ना ज्यादा गर्मी लगेगी, ना अगर गर्मी होगी भी तो हम बच सकते हैं, और अगर लगी भी है तो उसका हम प्रिवेंशन, उसका जो डैमेज है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। और हार्ट डिजीज और हार्ट आउटकम्स जो है नेगेटिव, उनको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसलिए हमको क्या बातों का ध्यान रखना है आम आदमी को? सबसे पहले तो जो बातें हो चुकी हैं मैं रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन इतना ही बोलूंगी कि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबने बात करी कि पूरी तरीके से बॉडी को कूल रखने के लिए जो है पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, और इसमें नापतोल के ज्यादा नहीं करना, लेकिन अपनी बॉडी की भाषा को समझना है। और एक बहुत इजी इसमें एक तरीका होता है कि यूरिन का कलर जब आपका बहुत पेल है तो आप हाइड्रेटेड हैं, अगर वो डार्क है तो इसका मतलब आपकी बॉडी को पानी की जरूरत है।
तो कई लोग अपनी प्यास से कोशिश करते हैं उसको गेज करने की, वो गलत हो सकता है। तो बाकी कहीं पे भी एक्स्ट्रा पानी पिए, लेकिन इसमें एक कैच है कि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है और आपने पसीना भी आपको आया है तो सॉल्ट्स भी निकलते हैं बॉडी से। जी तो अगर आपकी बॉडी में खाली प्लेन पानी जाएगा तो वो और नुकसान कर सकता है, वो हीमोडाइल्यूशन हो जाती है, तो इट कैन कॉज मोर सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो जब भी आप लें पानी को इस माहौल में, तो थोड़ा सा उसमें नमक या नींबू जरूर लें, वही जो इलेक्ट्रॉल की बात है, या इलेक्ट्रॉल डालें। और ऑफ कोर्स जो ड्रिंक्स होते हैं जिनमें ये नेचुरली प्रेजेंट होती हैं चीजें, जैसे कोकोनट वाटर है या कोई फ्रूट जूस विद लिटिल सॉल्ट, वो भी ले सकते हैं, बट डाइल्यूटेड, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। और जो हमारे सीजनल शरबत है उनमें भी थोड़ा सा अगर सेंधा नमक डले तो दे वर्क लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो जी दैट इज अबाउट सॉल्ट एंड अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। बट जो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको अंडर रिकग्नाइज कर रहे हैं, वो है एक मैग्नीशियम की कमी। जी मैग्नीशियम की कमी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर कार्डियक इवेंट्स, पर्टिकुलरली जो रिदम डिफेक्ट्स हैं या सडन डेथ, या जो आपको फिब्रिलेशन के डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें बीटिंग जो रिदम वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। जी जी तो उसमें मैग्नीशियम का जो रोल है वो बहुत अहम है। मैग्नीशियम की कमी आमतौर पे खून पे जांच करके नहीं पता चलती। जी मैग्नीशियम की कमी आमतौर पे कोई सप्लीमेंट नहीं करते रूटीनली, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है हमारे लिए। इसीलिए हम लोग जो है, जब डिहाइड्रेशन, एक तो आपने जब बात करी शुरुआत में यंगस्टर्स की करी, तो ये ज्यादा एट रिस्क हैं। जब पसीना आता है तो मैग्नीशियम अपने आप बॉडी से निकलता है पसीने में, तो वो एक अपने आप में रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो जी आप जब यंगस्टर से बात करी कि आपने उन्होंने ट्रेडमिल किया या कुछ किया, या उन्होंने बहुत ज्यादा कैफीन ले ली, तो वो भी तब भी मैग्नीशियम का लॉस होता है, और इट कैन इफेक्ट द हार्ट एंड इट कैन कॉज अ कार्डियक इवेंट। डॉक्टर मनोज कुमार का मैं यहां पर सीधा रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक बात और यहां पर समझना चाहेंगे, क्या गर्मी की वजह से ब्लड में क्लॉटिंग का खतरा भी बढ़ जाता है, और कैसे? जी, गर्मी में अगर आप डिहाइड्रेट होते हैं तो आपका जो प्लाज्मा है वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा, जी देखिए आपको मैं एक चीज दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो ये हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो एक एथेरोथ्रोम्बोटिक डिजीज है। ऐसा नहीं होता है कि 100% सडनली आर्टरी बंद हो जाती है। वो जो छोटा सा प्लाक होता है जो 30% का है, वो रप्चर होता है और ब्लड के साथ क्लॉट बन के वो आर्टरी को अवरुद्ध कर देता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो आपका जो खून है वो गाढ़ा है। गाढ़ा है मीन्स कि आपकी ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा है। खास करके अभी जो पोस्ट कोविड हम लोग देख रहे हैं कि कोविड ने पूरी जो लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, उसको छील के रख दिया, मतलब उसको इन्फ्लेम्ड कर रखा है। वैसे सिचुएशन में जब ब्लड की विस्कोसिटी या कहिए कि उसका चिपचिपापन बढ़ता है, तो फिर आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। खास करके गर्मियों में क्या होता है, देखिए जो भी होता है एक प्लाक के रप्चर की वजह से होता है, कि अनस्टेबल प्लाक या कोलेस्ट्रॉल की ऐसी डिपॉजिट, जो समझिए कि एक गुब्बारे में जैसे तेल भरा हुआ, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स वाले जो ब्लॉकेज होते हैं या जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, उसमें थोड़ी सी इन्फ्लामेशन, चाहे हीट की वजह से हो, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो, जब हीट के लिए आप कोर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जब आपकी कार्डियक आउटपुट और हर जगह पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर जब स्ट्रेस पड़ता है, तो वो प्लाक रप्चर हो जाता है। और जब ब्लड विस्कस रहेगा, ब्लड बहुत गाढ़ा रहेगा, तो उसमें क्लॉट बनने की संभावना भी ज्यादा रहेगी। ऐसा देखा गया कि एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, चाहे बहुत ज्यादा ठंड हो, उस समय भी हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अगर आपको पर्सपिरेशन होता है, स्वेटिंग होती है, वाटर लॉस होता है, ऐसे सिचुएशंस में जो है ब्लड का जो एक गाढ़ापन है, जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं, वो जी बढ़ा रहता है। तो ये एक मुख्य वजह होती है। और हर एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ने जी से हार्ट रेट जो है वो 10 के बराबर बढ़ जाता है। तो आता हार्ट हूं डॉक्टर ज्यादा मनोज, मैं आपके पास रैपिडली। में डॉक्टर गौरंग का यहां पर रुकना चाहूंगा। जोशी जी, सवाल यहां पर यह है कि गर्मी के अंदर हमने थकान का आपसे जिक्र किया था। थकान में आपने बताया कि कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए। अब बात आती है सिर दर्द की। ये वो कॉमन चीजें हैं जो गर्मी के मौसम में होती हैं और लोग मेकआउट नहीं कर पाते कि इसकी वजह क्या है। अक्सर लोग गर्मी के नाम पर बिल फाड़ देते हैं और दिक्कत कुछ और होती है। अब इस सिर दर्द को कैसे डिफरेंशिएट करें? दिल वाला सिर दर्द और जो है गर्मी वाला सिर दर्द, उसको कैसे अंतर करें?
कई बार ऐसा होता है, आयुर्वेद की दृष्टि से बताया तो जो पित्त प्रकोप यानी एक एसिडिक फूड की वजह से जो पित्त प्रकोप होता है उससे हेडेक यानी सर दर्द होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी डाइट लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है, कोई ऐसा कुछ अनयूजुअल चीज आपकी लाइफ में नहीं होता है, फिर भी जब आपको हेडेक होता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि यूजुअली गर्मी की सीजन में पित्त प्रकोप होना और पित्त प्रकोप की वजह से शीघ्रशूल होना यानी कि हेडेक होना बहुत कॉमन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी लाइफस्टाइल में कोई ऐसा कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, आपकी लाइफस्टाइल नॉर्मल है, आप डाइट भी नॉर्मल ले रहे हो, फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ अनयूजुअल हेडेक होता है तो डेफिनेटली आपको अलर्ट होना चाहिए कि दिस हेडेक इज नॉट लाइक द जैसे कि पित्त की वजह से बढ़ा है, लेकिन समथिंग इज अनयूजुअल इन योर बॉडी, समथिंग इज रिलेटेड टू योर हार्ट, और आपको तुरंत उसमें अलर्ट होना चाहिए, पर्टिकुलरली ये गर्मी की सीजन में। और डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला अभी कि एक्सट्रीम सीजन में कोई भी, चाहे वो ठंड हो या चाहे भी गर्मी हो, तो उसमें ये होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। तो हमें डिफरेंशिएट अपने आप को करना चाहिए कि मेरी लाइफस्टाइल नॉर्मल है, मैं अच्छी तरह से खाता हूँ, पीता हूँ, अच्छी नींद भी लेता हूँ, फिर भी मुझे हेडेक लग रहा है, तो आपको तुरंत आपका ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। कई बार हाइपरटेंशन भी आपको होता है, हाइपरटेंशन भी एक वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट डिसीज। तो आपको जब अनयूजुअल फीलिंग लगे, अनयूजुअल हेडेक लगे कि जो एक रिलेटेड मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है और एक अनयूजुअल थिंग की वजह से होता है, तो आपको वो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। तो किसी भी प्रकार के जो भी जो कारण है, जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स है, उसके बिना भी अगर आपको अनयूजुअल सिर दर्द होता है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर्स को दिखा के आगे की प्रोसीजर यानी आगे की डायग्नोसिस प्रोसीजर आपको अवश्य करनी चाहिए। डॉक्टर जोशी, आता हूं आपके पास। ईशी जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। मैम, हम बात कर रहे थे डाइटरी हैबिट्स की, तो उसमें आपने फ्लूइड्स के बारे में बताया था कि हमें कैसे अपने बॉडी में हाइड्रेट उसको करना चाहिए और कैसे ये टेम्परेचर मेंटेन करने में हमारी हेल्प कर सकता है। लेकिन फ्लूइड्स के नाम पर दो बातें मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा। फ्लूइड्स के नाम पर लोग अक्सर जो पैकेट जूस है या फिर जो पैकेज्ड वाला लस्सी है, दही है, इसका लोग सेवन करना चाहते हैं, इसका लोग सेवन कर लेते हैं। तो ईशी जी, क्या ये वैसे ही हाइड्रेट करेगा बॉडी को या फिर अवॉइड करना चाहिए इन चीजों को, सोडा को, कोल्ड ड्रिंक को, बाहर के पैकेट जूस को? जी, वो ऐसी चीजें हैं जो अगर आपके पास और कुछ नहीं है तब इनका यूज आप करें, नहीं तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको पता है आप बाहर निकले हैं पूरे दिन के लिए या कुछ देर के लिए, तो अपने साथ अपना पानी का बंदोबस्त करें, कैरी और ओन अप्रोप्रिएट ड्रिंक्स फ्रॉम द हाउस। और ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं है आजकल किसी के लिए भी करना। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो भी ड्रिंक्स लें उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक लें, जिससे आपकी अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी है बॉडी में तो वो एड्रेस हो जाती है इससे। तो मैग्नीशियम रिच होता है सेंधा नमक, और इसको आप चाहे फल में लें चाहे अपने लिक्विड्स में लें, उसको बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टर है आपको फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एक और इसमें एस्पेक्ट है जो मैं लाना चाहूंगी, जो आमतौर पर अगेन इग्नोर हो जाता है, वो है हमारी क्षमता टू फाइट दीज थिंग्स थ्रू द गट माइक्रोबायोम। जो बात थोड़े थोड़े कीटाणु हमारे बॉडी में होते हैं वो थोड़े नहीं है, वो 90% हमारी बॉडी को का कॉम्पोजिशन है। तो इनकी अगर बैलेंस बॉडी में अच्छा है, पॉजिटिव है, तो ये भी हमको एक रेजिलियंस देते हैं, एन एबिलिटी टू फाइट विद एक्सट्रीम कंडीशंस एंड टू प्रिवेंट इलनेस। तो प्रोबायोटिक ड्रिंक्स, चाहे वो फर्मेंटेड फूड्स हो, केफीर हो, कोम्बुचा हो, या कुछ और जैसे आजकल मार्केट में ड्रिंक्स हैं फर्मेंटेड मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स, या दही या छाछ हो, ये जो है इनका भी बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल है इन प्रिवेंटिंग इलनेस एंड अनफोर्सीन इवेंट्स विद द हीट। तो गट हेल्थ और माइक्रोब्स और मैग्नीशियम और हाइड्रेशन, ये चीजें जो हैं इनका भी सबको पता होना चाहिए, और इनको अपनी लाइफ में, अपनी जनरल रूटीन में इनको ऐड करें। और इनके लिए आपको थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा सोच के अगर करें तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं। ईशी जी, यहाँ पर लोग क्या है कि आजकल हर चीज का इलाज सप्लीमेंट्स में ढूंढते हैं कि फला चीज की कमी हो गई है, ये सप्लीमेंट ले लो, इससे पूर्ति हो जाएगी, इसकी कमी हो गई, ये सप्लीमेंट ले लो, इससे इसकी पूर्ति हो जाएगी। मैं आपसे यहाँ पे समझना चाहता हूँ, एक आहार विशेषज्ञ होने के नाते, क्या ये सप्लीमेंट्स ज्यादा कारगर होते हैं या हमें अपनी जो डाइट्स है, जो हमारा डाइट चार्ट है, उसके जरिए ही फिलअप करना चाहिए इन डिफिशियंसीज को? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन
इसको अगर हम ठीक पर्सपेक्टिव में देखें तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि हमारा पूरा इकोसिस्टम, जो हमारी पूरी वातावरण है फूड और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, वो फूड जो पहले था वो अब नहीं है। क्योंकि इतना बदलाव आ गया एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, इतना बदलाव आ गया फूड प्रिपरेशन में, फूड इंडस्ट्री बन गई, तो फूड नहीं है। तो जो चीजें हमारी बॉडी में हमको फूड द्वारा मिलनी चाहिए थी वो अब पूर्ति उनकी नहीं होती। सॉइल्स भी बहुत डिप्लीटेड है थैंक्स टू ऑल द केमिकल यूज दैट हैज हैपेंड ओवर द पास्ट 100 years। इसका अंजाम एक और भी है कि हमारी अंदर की बॉडी जो है, जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो भी अब वो नहीं है जो पहले था। तो अब्जॉर्ब करने की क्षमता भी अब बदल गई है, अब वो नहीं है। अब एक इसको वर्ड बोलते हैं मैल एब्जॉर्प्शन, कि आप खाना खा भी रहे हैं तो आपको पूरी तरह से लग नहीं रहा। और ये हम रोजमर्रा की अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, चाहे वो अनीमिया हो, आयरन की कमी हो, या B12 की कमी हो, या मैग्नीशियम की हो, या और विटामिन की हो, मिनरल्स की। तो ये चीजें हम अच्छे भले खाते पीते घरों के लोग जो न केवल शाकाहारी मांसाहारी खाना खाते हैं, तब अच्छी मात्रा में खाते हैं, तब भी ये चीजें की कमी पाई जाती है। इसलिए द रोल ऑफ सप्लीमेंट्स हैज कम अप। लेकिन जो इसमें एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि इट कैन नेवर रिप्लेस योर फूड। फूड तो आपने लेना ही लेना है, लेकिन ये सप्लीमेंट्स हैं और सप्लीमेंट्स को भी लेना है। जी, बैलेंस जरूरी हो जाता है। आप ये कहना चाह रही हैं यहाँ पे कि बैलेंस जरूरी हो जाता है, सिचुएशन के हिसाब से निर्णय। जी, इनको अपने आप न ले, अपने किसी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के अंडर ले। मैं डॉक्टर मनोज का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, डिहाइड्रेशन गर्मी से जुड़ा एक और फैक्टर, लेकिन क्या इस डिहाइड्रेशन का भी हार्ट कनेक्शन हो जाता है? ये भी हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है? जी, मैंने अभी बताया था कि डिहाइड्रेट होते हैं। जैसे आप मान लिए कि देखिए, मैं दर्शकों को एक चीज बताऊंगा। जैसे कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो कुछ मेडिसिन ले रहा है, अगर वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसके साथ वो डायरेटिक्स जो पेशाब की गोली होती है वो भी ले रहा है, तो उसकी डिहाइड्रेशन और बढ़ जाएगी, उसको हाइपोवॉलीमिया या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसको डिजीनेस शुरू हो जाएगी, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो जब भी आप डिहाइड्रेट होते हैं, खास करके आपने जैसे अभी डॉक्टर साहब को भी मैं सुन रहा था कि हाइड्रेशन जो है वो प्रॉपर वाटर से ही हाइड्रेशन होता है। क्या देखिए, बहुत लोग कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, या आपको जैसे कैफीन अपने आप में एक डायरेटिक्स होता है। आपको पता होना चाहिए कि कैफीन से भी यूरिन की आउटपुट बढ़ जाती है, तो ये फर्दर डिहाइड्रेशन करता है। तो मुझे लगता है कि आप जब भी, जैसा डॉक्टर इसी भी बता रही थी कि आप अपना वाटर जो है साथ में कैरी कीजिए, उसमें थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ शुगर लेके आप अपना डिहाइड्रेशन करेक्ट रखें। और कोशिश करें कि जो लोग, जिनकी पहले एंजियोप्लास्टी हो रखी है, जिनकी डायबिटीज है, जिनका बाईपास सर्जरी हो रखा है, जो कार्डियक मेडिसिन पे हैं, वो अवॉइड करें कि 10 बजे से लेके 3-4 बजे तक जब तेज धूप होती है उसमें डॉक्टर साहब, समय की कमी है, हम आपसे जानना चाहते हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में। आप बता दीजिए, डूज गर्मी के अंदर क्या करना चाहिए अपने दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए, थोड़ा संक्षेप में। बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूं आनंद जी। सबसे जरूरी है कि आप अपना जो एक्सरसाइज टाइम है उसको बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में रखें, वॉक करें, और डिहाइड्रेट अपने आप को नहीं होने दें। आप तमाम अगर मेडिसिन ले रहे हैं, खास करके बीटा ब्लॉकर, सिकोस्प्रिन, नाइट्रेट्स एंजाइना के लिए, तो प्लीज आप धूप में ना निकला करें। 10 बजे से 4 बजे तक इंडोर एक्टिविटीज में रहें। दूसरी चीज, अगर कभी भी आपको लगे कि टेम्परेचर जी अपनी बात कभी भी टेम्परेचर जी अपनी बात पूरी कर लें डॉक्टर मनोज जी। हाँ, कभी भी टेम्परेचर अगर आपको लगता है कि बढ़ रहा है, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सिंपल आप एक शावर ले लें, ठंडे पानी से नहा लें, उससे आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। नो टू एनी सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेनी है आपको, ये आपके डायबिटीज को अनकंट्रोल करेगा। किसी भी तरह का डॉक्टर जोशी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। क्या करना है ये तो हमने जाना डॉक्टर मनोज से, डॉक्टर जोशी आपसे जानना चाहेंगे क्या नहीं करना है? यस, बहुत जरूरी है। जो मैंने बोला कि आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको ऋतु विरुद्ध, काल विरुद्ध, देश विरुद्ध ऐसे आहार विहार को त्याग करना चाहिए। तो सबसे जरूरी है आपको हैवी फूड, स्पाइसी फूड, जंक फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करना जरूरी है। स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए, और ठीक से नींद, यानी आपका एक नींद का समय भी एक फिक्स होना चाहिए, आपका लंच और डिनर का समय भी फिक्स होना चाहिए। और अगर आप ये कारण को अगर दूर करेंगे तो कार्य होगा नहीं। तो आपको हैवी फूड डेफिनेटली अवॉइड करना है, लाइट फूड लेना है, और आपको हाइड्रेट रहना है, ये सबसे जरूरी है।
मैं डॉक्टर ईशी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपसे चलते चलते आप एक सवाल मेरा ये है कि वो कौन से खाने की चीजें हैं जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, उसको इस गर्मी के अंदर मेंटेन करने में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जिससे कि हमारे हार्ट को ज्यादा काम ना करना पड़े? जी, पहले बिफोर आई आंसर दैट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, आपने सप्लीमेंट्स की भी बात करी, तो जो चीजें आपको कम करनी है, अवॉइड करनी है, वो है कैफीनेटेड, जैसे बताया कैफीन और कैफीनेटेड बेवरेजेस, और आजकल ये बहुत एथलीट्स और ये जिम गोअर्स लेते हैं। दूसरा जो जिम्स की प्रॉब्लम है आजकल, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, वो किसी हाल ना लें। अपनी डाइट रिक्वायरमेंट्स जो है डाइट से ही पूरी कर हो सकती हैं और करनी चाहिए। तो प्लीज अवॉइड दीज प्रोटीन सप्लीमेंट्स बिकॉज दे कॉज हार्म टू द बॉडी। थोड़ा सा जल्दी आप उन फूड के बारे में बता दें जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि समय की कमी है। फ्रूट्स हैं जैसे खरबूजा है, तरबूज है, और जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं और बेरीज हैं, जामुन, इनका इस्तेमाल ज्यादा करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ईशी, आपका समय की कमी है इसलिए माफी चाहूंगा, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे मनोज जी का, और जोशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स ने आपके सामने फैक्टर्स रखे हैं उन पर आप गौर करेंगे और हिदायतों का पालन करेंगे जो आपके दिल को तंदुरुस्त रखती हैं। एक बार फिर से शुक्रिया।